हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मृणाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का एक टॉपिक, एयर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। जितने भी हम एग्जाम देते हैं, चाहे वो आरवीएनएल हो, आईबीपीएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जाम्स में जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से गैसेस के भी क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो जनरली हम बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं कि किस गैस को हम किस तरीके से याद रखें। तो ये वीडियो कंसेप्चुअली इसी तरीके से बनाई गई है ताकि आप इस वीडियो के थ्रू ही सारी गैसेस, जितनी भी एटमॉस्फेयर की गैसेस है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाए इजिली। तो आए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एयर और एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के अराउंड जो एयर का एक एनवलप है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस इसमें मिक्स रहती हैं। इट इज अ डिफरेंट डेंसिटी एट डिफरेंट हाइट फ्रॉम द सी लेवल। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते हैं, हम सी लेवल से माउंटेन एरियाज तक जाते हैं और ऊपर एटमॉस्फेरिक रेंज पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट लेयर को हम डिफरेंट कम्युनिकेशन स्किल के लिए यूज करते हैं। इट इज अ सेवरल लेयर। इसमें हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं। सबसे पहले लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर एंड फोर्थ इज थर्मोस्फेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होती किस तरीके से है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर होती है। ट्रोपोस्फेयर की रेंज किस तरीके से वेरी करती है? 7 से 16 किलोमीटर होती है। एग्जाम्स में एमसीक्यू में पूछा जाता है कौन सी लेयर कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, तो ट्रोपोस्फेयर वो लेयर होती है जो 7 से 16 टू 18 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। इस लेयर के अंदर हमारी सारी एटमॉस्फेरिक गतिविधियां जितनी भी होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी हैपन करती हैं। जैसे क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, रेन हुआ, थंडरस्टॉर्म्स हुए, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इसी लेयर में होते हैं। जहां पे टेम्परेचर चेंज इंक्रीज और डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, जहां पे इस लेयर की डेंसिटी चेंजेस होने लग जाती है, उसको हम इंडिकेट करते हैं पॉज के नाम से। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो लेयर होती है, जहां पे दोनों मिक्स होती हैं, उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की जो लेयर होती है, जहां पे दोनों लेयर कंबाइंड होती है, जहां से डेंसिटी चेंज होना स्टार्ट होती है, टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होता है, उसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। इसी तरीके से मेसोपोज और थर्मोपोज होता है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो रेंज होती है वो 7 से 16 किलोमीटर होती है, और इसी लेयर के अंदर हमारी सारी जो वेदर चेंजिंग होती है, वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है, वो सारी इसी लेयर में मेजर करी जाती है। देन स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी क्या होती है? हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इस टेम्परेचर इंक्रीज के कारण हमारा क्या है, यहाँ पे जितनी भी यूवी रेज होती हैं, इनका इंट्रैक्शन होता है इस लेयर में। सन के थ्रू जो यूवी रेज आती हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं, इसलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये लेयर जो होती है, इसमें एटमॉस्फेरिक कंडक्शन जो होता है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वो नहीं होता। इसलिए जितने भी हाई स्पीड जेट प्लेन्स होते हैं वो हमारे कहाँ फ्लो करते हैं? वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लो करते हैं। एग्जाम्स में कितनी बार पूछा गया है कि जो जेट प्लेन्स होते हैं वो हमारी कौन सी लेयर में ट्रैवल करते हैं? तो वो ट्रैवल करते हैं हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रैवल करते हैं। देन उसके बाद आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का टेम्परेचर और हाई होता है। मेसोस्फेयर वो लेयर होती है जहाँ पे भी जितने भी हमारे एक्चुअल मेट्रोस्फेयर, जितने मेट्रोज आते हैं बाहर के, जितने भी पहाड़ हम जैसे कह सकते हैं जो हमारे अर्थ से टकरा सकते हैं, एस्ट्रॉइड जो होते हैं, उसको रोकने का काम कौन करता है? मेसोस्फेयर करता है। इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम इसको आयनोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। आयनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस लेयर में जो थर्मोस्फेयर है, इसकी रेंज होती है 80 किलोमीटर तक। तो 80 किलोमीटर के बाद इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। इस लेयर में हमारी जितनी भी अर्थ की यूवी जो सन से आ रही है, यूवी रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, वो एब्जॉर्व करते हैं। इस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जितने भी हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटम्स किस फॉर्म में आ जाते हैं? आयंस फॉर्म में आ जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर। और आयनोस्फेयर के बाद और थर्मोस्फेयर के बाद हमारे क्या होता है? एक्सोस्फेयर। जो आउटर स्पेस की स्टडीज जितनी भी होती है वो एक्सोस्फेयर में होती है। थर्मोस्फेयर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है
कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी हमारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन है वो किसके थ्रू होता है, थर्मोस्फेयर मींस आयनोस्फेयर लेयर को यूज करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में। ट्रोपोस्फेयर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर को, ट्रोपोस का मतलब क्या होता है, ट्रोपोस का मींस चेंज, तो जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो होप सो आपको स्लाइड समझ में आई होगी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और उसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फेयर। इन सब के आपको लेंथ याद रखनी है, हाइट याद रखनी है। हाइट ट्रोपोस्फेयर की 1 से 7 से 16 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फेयर की 50 किलोमीटर, मेसोस्फेयर की 80 किलोमीटर एंड थर्मोस्फेयर की 50 किलोमीटर तक। और उसके बाद हमारा आउटोस्फेयर आ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे जेट प्लेन्स फ्लो करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जितने भी हमारे चेंजेस होते हैं वेदर के वो होते हैं। थर्मोस्फेयर और आयनोस्फेयर दोनों एक ही चीज है और वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो सारी लेयर्स की इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ऑक्सीजन किस लिए यूज होती है, इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले हमको ऑक्सीजन मिलती कहाँ से, ऑक्सीजन हमको मिलती है प्लांट से। जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जब सनलाइट के प्रेजेंस में लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, वो एक्ट करता है, वो फूड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बीइंग एक्सेल करते हैं उसको इनहेल करता लेता है और क्या है छोड़ता है, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है एटमॉस्फेयर में। इट इज नॉन कंबस्टिबल बट हेल्प इन कंबशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कौन सी ऐसी गैस है जो नॉन कंबस्टिबल है, इट इज असेंशियल फॉर द कंबशन। तो कौन सी गैस है जो कंबस्टिबल नहीं है लेकिन किसी चीज को जलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इट इज फॉर्म्स ऑक्साइड विथ मेटल एंड नॉन मेटल। ऑक्सीजन वो मटेरियल है, वो गैसेस है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ क्या बनाती है, हमारे ऑक्साइड्स बनाती है। तो तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीनों प्रॉपर्टीज को याद रखिए, डायरेक्ट 1 मार्क्स के एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन हमको मिलती कैसे। जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो स्टोमेटा होता है लीफ का, वो उसमें रिएक्शंस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको शो कर रहा है कि जो हमारी, अगर हम प्रूफ करें कि ऑक्सीजन हमारे कंबस्टिबल नहीं है लेकिन कंबशन के लिए जरूरत है, तो अगर हम कोई कैंडल लें, उसके ऊपर ग्लास रखें और उसमें थोड़ा गैप रखें, तो जब तक उसको एयर मिलती रहेगी तब तक कैंडल ग्लो करेगी। लेकिन जैसे ही हम वो डिस्टेंस हटा दें, वो गैप हटा दें, तो एयर नहीं जाएगी अंदर, और जैसे ही एयर अंदर नहीं जाएगी तो कैंडल क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो इट्स प्रूफ, सी डायग्राम्स में हम देख सकते हैं, अगर उसको हम कवर कर दें, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से ये कैंडल क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तो ये शो करता है कि ऑक्सीजन हमारी कंबस्टिबल नहीं है लेकिन कंबशन के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अगर हम इसको देखें, ऑक्सीजन सपोर्ट क्या करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कि फायर जले। तो फायर जलने के लिए क्या चाहिए, कंबशन। कंबशन के लिए हेल्प क्या करता है, हमारा ऑक्सीजन करता है। तो जो कोई भी फ्यूल है, अगर उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, जलेगा। तो ऑक्सीजन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीजन नॉन कंबस्टिबल, खुद नहीं जलती है लेकिन वो जलने में क्या करती है, हमारी हेल्प करती है। अगर हम देखें ऑक्साइड्स की बात करें, तो ऑक्साइड कौन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ। अगर हम मेटल्स की बात करें तो कैल्शियम, जिंक, बेरियम, ये सारे क्या बनाएंगे, मेटल्स बनाएंगे ऑक्साइड। और नॉन मेटल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी क्या है, हमारे नॉन मेटल है। अगर हम इसके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो उनका पीएच लेवल हमेशा ग्रेटर देन 7 रहता है, और नॉन मेटल की बात करें तो उनका पीएच लेवल हमेशा लेस देन 7 रहता है। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी में। अगर ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ऑक्साइड नॉन मेटल और मेटल्स के बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आप ये बताएं कि नॉन मेटल का पीएच लेवल क्या होगा और मेटल का पीएच लेवल क्या होगा। तो मेटल का पीएच लेवल हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा और नॉन मेटल का पीएच लेवल हमेशा लेस देन 7 होगा। तो ऑक्साइड क्या फॉर्म करते हैं, मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्सीजन अगर हम आज के प्रेजेंट की बात करें तो ड्यू टू कोविड हमने देखा था, जो सेकेंड वेव थी जिसने इंडिया को पूरा हिला दो, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी, हमको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग नहीं जी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन। ओजोन क्या है, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। इट इज यूज इन insecticides in purification of water to preserve food, to synthesize artificial silk and camphor and as a bleaching agent। अगर हम ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। तो डायटोमिक एटम तो हमारा ऑक्सीजन बनाता है, अगर ट्राइएटोमिक बात करें तो वो एलोट्रॉप हो जाता है। एलोट्रॉप किसका बन जाता है, वो ऑक्सीजन का, और उस एटम को हम क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ओजोन।
तो अगर आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है इंसेक्टिसाइड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए और प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ओजोन। और सिंथेसिस करते हैं हम आर्टिफिशियल सिल्क का, तो भी हम क्या यूज करते हैं, ओजोन को यूज करते हैं। और इसका कैम्फर की इसमें यूज करें तो ब्लीचिंग एजेंट के जैसे भी हम क्या काम करते हैं, ओजोन को काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ओजोन है। इंसेक्टिसाइड और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओजोन को यूज करते हैं। ओजोन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जो हमारी डे टू डे लाइफ में काम आती है, ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है जो सन से आती है। सन के थ्रू जितनी भी अल्ट्रावायलेट रे होती है तो वो उसको क्या करता है, रोकता है हमारे अर्थ तक पहुंचने के कारण। अगर ये कंटिन्यू रहे, नहीं इसको रोक पाए तो अर्थ में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होगा और स्किन कैंसर और स्किन डिजीजेस हम सब लोगों को हो सकती है। अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन क्या क्या रिमूव करता है, अगर किसी भी सिस्टम को प्यूरिफिकेशन करना है तो वो आयरन, बैक्टीरिया डिजीजेस, हाइड्रोजन सल्फाइड्स और मैग्नीशियम सबको क्या करता है, रिमूव करता है। इसलिए ओजोन को हम किस लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन और प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का फॉर्मूला होता है N2। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन कंबस्टिबल एंड नॉन पॉइजनस गैस। तो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं कि सबसे पहले तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन कंबस्टिबल होता है, मींस ये गैस जलती नहीं है, एंड देन पॉइजनस, ये पॉइजनस गैस भी नहीं होती है। इट इज लाइटर देन एयर। ये याद रखना, कितनी बार एमसीक्यूज में फॉर्मेशन पूछा जाता है, विच गैस इज लाइटर देन एयर और हैवियर देन एयर। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन क्या है, लाइटर देन एयर है। सॉइल कंटेन सेवरल पोर्स फिल्ड विद एयर एट द टाइम ऑफ रेन, दोस पोर्स गेट फिल्ड विद द वाटर, दैट्स व्हाई अर्थवर्म कम एट द सरफेस टू ब्रीथ। जितने भी हमारे अर्थवर्म होते हैं सरफेस के अंदर जो रहते हैं उसमें नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं जिसके थ्रू हमारी सॉइल्स क्या होती है और उपजाऊ होती है और उसको हम अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो अर्थवर्म करते हैं सॉइल के अंदर रहते हुए प्लांट्स के साथ, वो किसके कारण पॉसिबल होती है, वो नाइट्रोजन के कारण पॉसिबल होती है। तो नाइट्रोजन का अगर हम परसेंटेज देखो 78% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन और बाकी देन क्या है, अदर गैसेज हैं। अगर हम प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बात करें नाइट्रोजन की, तो जो अमोनिया होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो इनसाइड द रूट्स होता है, सॉइल्स के अंदर होता है और वो क्या बनाते हैं, नाइट्राइट्स बनाते हैं जो हमारी फसल को क्या करते हैं, उपजाऊ करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं और उपजाऊ बनाते हैं ताकि हमारा अच्छा प्लांट प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। इट इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू यूज करी जाती है, प्लांट्स के थ्रू यूज करी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को वो देता है। इट इज 1.5 टाइम्स हैवियर देन वाटर। अभी हमने देखा नाइट्रोजन क्या है, लाइटर है एयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1.5 टाइम्स क्या ये हैवियर है, किससे, वाटर से। इट इज यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर। जितने भी हमको आग जलाने के उपकरण होते हैं उसमें जो गैस फिल्ड करी जाती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी है इसलिए वो क्या करती है, उस चीज को बर्न आउट होने से रोकती है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके यूजेस क्या है, प्लांट में जब भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा तो लीव्स क्या लेगी, स्टोमेटा जो है वो इनहेल क्या लेगा, अंदर अपने कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, रूट से वाटर लेगा और फूड बनाएगा प्लांट के लिए, और उसको क्या बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, उसका ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऑक्सीजन हम सबके लिए नीड है, वो ऑक्सीजन कौन देता है हमको, प्लांट देता है। अगर हम यही इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए यूज होती है, कंबशन के लिए यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। जितने भी आग बुझाने के उपकरण होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल किससे बनता है, H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम को मिला के हमारा क्या बनता है, वाटर बनता है। इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर ही एक अकेला ऐसा सॉल्वेंट डिक्लेयर करा गया है जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें सबसे ज्यादा चीजें घुल सकती हैं। सारे एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो सबसे ज्यादा चीजें जिसमें घुल सकती है वो क्या है, वाटर है। और स्पेसिफिक हीट इसकी बहुत हाई। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, अगर हम बहुत ज्यादा हीट दें तो बहुत ज्यादा हीट वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन जो टेम्परेचर राइज होगा उसका वो क्या होगा, कम होगा। जितनी अमाउंट ऑफ हीट इसने एब्जॉर्ब करी है और जितना उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए स्पेसिफिक हीट मीन्स कितनी क्षमता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसकी होती है, वाटर की होती है।
अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर हैज अ मच हायर कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एनर्जी देन मोस्ट कॉमन मटेरियल. अ रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब अ ग्रेट डील ऑफ हीट फॉर कॉरेस्पॉन्डिंगली स्मॉल राइजिंग टेम्परेचर. बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्व कर सकता है और राइजिंग टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. तो वाटर क्या है, किंग है अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें तो. इसलिए हम इसको रिएक्टर्स में भी यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में. यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब ये है कि वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि मोर जितने भी सब्सटेंस है वो सबसे ज्यादा किसमें में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में होते हैं. और ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जो इसकी पोलरिटी है H और ऑक्सीजन के बीच में जो एंगल है, बॉन्डिंग एंगल, उसके कारण हमारा क्या बनता है, ये सॉल्वेंट की जैसे एक्ट करता है. अगर हम देखें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर. दो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. तो सॉफ्ट वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर इज अ सरफेस वाटर दैट कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन and it particularly is low in iron of calcium and magnesium. मैग्नीज और कैल्शियम की जिसमें लो कंसंट्रेशन होती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर नेचुरली अकर करता है व्हेन रेनफॉल होती है. ड्रेनेज के कारण हमारा जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं. और इसके अंदर हमारा क्या होता है, हार्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, क्योंकि कैल्शियम जो रॉक से निकलता है उसके कारण ये वाटर क्या हो जाता है, थोड़ा सा हार्ड होता है. और सॉफ्ट वाटर की क्वालिटी ये कि वो इजिली सोप के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लेदर बनाता है. तो इसलिए हम जब भी कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोते समय हमको कौन सा वाटर यूज करना चाहिए, सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए. अगर हम देखें तो अगर कोई वाटर है हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसको अगर मैग्नीज और कैल्शियम उसके अंदर इम्प्योरिटी है, उसका आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टी से अगर हम उसको रिमूव करें तो हमको सॉफ्ट वाटर क्या कर सकते हैं, हम रिसीव कर सकते हैं. हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर हम हार्ड वाटर की बात करें तो हार्ड वाटर इज अ वाटर दैट हैज हाई मिनरल कंटेंट. जिसमें हाई मिनरल कंटेंट होते हैं वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, इन कॉन्ट्रास्ट विद सॉफ्ट वाटर. सॉफ्ट वाटर में हाई मिनरल्स कंटेंट नहीं होते. हार्ड वाटर इज परफॉर्म्ड when water percolates through the deposit of the limestone and chalk with a largely made up on a calcium and magnesium carbonate. जिसमें हाई कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम की और मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसके कारण हमारा हार्ड वाटर फॉर्म होता है. जब वाटर बहता है और लाइमस्टोन और चॉक के कारण उसका मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम की प्रॉपर्टी बढ़ जाती है तब वो क्या बन जाता है, वाटर हार्ड बन जाता है. हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप. हार्ड वाटर कभी भी सोप के साथ लेदर नहीं बना पाता. तो हार्ड वाटर को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है सॉफ्ट वाटर में ताकि हम उसको अपने यूटिलिटी के लिए यूज कर सकें. अगर हम इसकी देखें तो जो हार्डनेस होती है टू टाइप्स की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है हार्ड वाटर की. टेम्परेरी हार्डनेस वो होती है इट कंटेन्स बाइकार्बोनेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. जिसमें बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, वो क्या बनाती है, टेम्परेरी हार्डनेस बनाती है. इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय बॉइलिंग. सिंपल अगर हम वाटर को बॉइल करें तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं हार्ड वाटर को. और बाय एडिंग कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम उबलते हुए पानी में डालें और पानी को बॉईल करें तो हमारा हार्ड वाटर किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो सकता है. कब, जब वो टेम्परेरी हार्डनेस में हो या फिर जब उसमें सिर्फ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम हो. अगर बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम में तो किस कैटेगरी में आएगा, टेम्परेरी हार्डनेस में आएगा. और बाय बॉइलिंग हम उसको क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो परमानेंट हार्ड वाटर वो होता है इट कंटेन्स सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. जिसमें सल्फेट और क्लोराइड्स होते हैं किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो हमारा क्या बनाता है, हार्ड वाटर बनाता है. इन कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर बाय एडिंग सोडियम बाइकार्बोनेट एंड जियोलाइट. इसमें हमको क्या ऐड करना पड़ता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करना पड़ता है और जियोलाइट ऐड करना पड़ता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए. अगर टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस की बात करें तो टेम्परेरी हार्डनेस हमारी होती है प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. और परमानेंट हार्डनेस की बात करें हार्डनेस की तो किसके कारण होती है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड ऑफ सल्फेट्स एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बॉइलिंग के थ्रू रिमूव करी जा सकती है. परमानेंट हार्डनेस बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं करी जा सकती. इसको अगर हार्ड वाटर टेम्परेरी हार्डनेस जो है उसको अगर हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो चीप मेथड होता है. लेकिन परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है. तो यहाँ पे हम H2O कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स तो वो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस बनाते हैं. अगर सल्फेट और क्लोराइड है और मैग्नीशियम है तो वो हमारे क्या बनाते हैं, हार्डनेस परमानेंट हार्डनेस हमारी फॉर्म करते हैं. तो आप इसको याद किस तरीके से करेंगे, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट अगर है तो वो परमानेंट हार्डनेस देंगे.
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो हमको क्या देंगे, टेम्परेरी हार्डनेस देंगे। तो बाइकार्बोनेट्स हमको देते हैं टेम्परेरी हार्डनेस, सल्फेट और मैग्नीशियम हमको क्या देते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अगर हम हार्डनेस की पैरामीटर्स देखें जो पार्ट्स पर मिलियंस होते हैं, तो सॉफ्ट से लेकर कैसे कैसे हार्डनेस में वेरी कर रहा है, तो 0 से स्टार्ट होता है और 425 तक पॉसिबल हम पूरा डिक्लेयर कर देते हैं कि वाटर हमारा क्या है, हार्ड मटेरियल, हार्डनेस मटेरियल पे टच कर चुका, उसमें टेम्परेरी हार्डनेस नहीं, उसमें क्या है, परमानेंट हार्डनेस है। हैवी वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की फॉर्म सॉफ्ट और हार्ड हमने पढ़ लिया। अब हैवी वाटर्स क्या होता है, इट इज अ ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O को हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। इट इज यूज एट द मॉडरेट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जब हमारी चैन रिएक्शन चलता है, उस चैन रिएक्शन को मॉडरेट कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं। हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, ये एग्जाम से पूछा जाता है बार बार, तो प्लीज आप इसको ढंग से पढ़े, याद रखें कि हैवी वाटर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। इट इज यूज एंड न्यूट्रॉन मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो न्यूट्रॉन्स हमारे निकलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको मॉडरेट कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैवी वाटर यूज करते हैं। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हैवी वाटर इज यूज्ड इन फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड, FTIR में यूज करा जाता है। हैवी वाटर इज यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक रेट टेस्टिंग इन फ्लोसलॉय एंड बायोलॉजी। साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी में इसको यूज करा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर यूज करते हैं टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, इट इज क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीवेज, एल्गी सॉल्युबल सॉल्ट्स एक्सेप्ट इन वाटर। जितना सीवेज वेस्टेज होता है, एल्गी जो बनती है, एल्गाई जो बनती है, हमारा सॉल्युबल सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर के में, वो हमारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाटर पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो बी ड्यू टू द मेटल्स, मेटल्स के कारण भी हमारा क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मेटल के कारण वाटर पॉल्यूशन होता है। दिस कॉज ऑफ फॉलिंग डिजीज, कौन कौन सी डिजीज होती है वाटर पॉल्यूशन के कारण, मरकरी होती है, ये मिनीमाटा डिजीज के नाम से जानी जाती है। नेम ऑफ मेटल हमारे क्या है, मरकरी। एग्जाम्स में तीनों पूछे जाते हैं बार बार, तो प्लीज इसको बिल्कुल ढंग से याद करें, मरकरी। प्रेजेंस ऑफ मरकरी के कारण हमारी कौन सी डिजीज होती है, मिनीमाटा डिजीज होती है। क्रोमियम एंड आर्सेनिक के कारण हमारी कैंसर डिजीज होती है, और कैडमियम के कारण हमारी इटलाई डिजीज होती है। तो तीनों डिजीज बिल्कुल ढंग से याद करें। नेम ऑफ मेटल याद करें, M फॉर मरकरी, M फॉर मिनीमाटा, C फॉर क्रोमियम, C फॉर कैंसर। कैडमियम के कारण हमारी होती है टिटाई डिजीज। सॉइल पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्ट्रेशन इन सॉइल, जो सॉइल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। इट इज कॉज्ड बाय पेस्टिसाइड्स लाइक इंसेक्टिसाइड्स। एग्जांपल जैसे हम DDT, BCS यूज करते हैं हमारी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो प्लांट प्रोडक्शन है, जो फूड प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ताकि हमारी फसल और अच्छी जाओ हो। लेकिन जितना ज्यादा हम उसको यूज करते हैं, हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी बदलती जाती है, और इसी कारण हमारा क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। हर्बिसाइड्स और फंगिसाइड्स के साइड हमारा क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, दीज सब्सटेंस कंटामिनेट द एनवायरमेंट एंड ऑफ टू टाइप। जो सब्सटेंस कंटामिनेट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट क्या है, सब्सटेंस है, वो पदार्थ हैं जो हमारे एनवायरमेंट को क्या करते हैं, खराब करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट इन एन एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स, जो सोर्स से डायरेक्टली निकलते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एग्जाम्पल क्या क्या है इसकी, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो प्लीज इसको ढंग से याद रखें कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में निकलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड सच एज फॉर्म व्हेन अदर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की रिएक्शंस के कारण हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनता है, जैसे ओजोन और पैन। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो डायरेक्ट सोर्स के थ्रू जो निकलता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट की इंटरेक्शन के कारण हमारा क्या बन जाता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है गैस का, उसके कारण हमारी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और टेस्टलेस होती है। स्लाइटली लेस डेंस देन एयर। नाइट्रोजन तो लेस देन होती है एयर से, लेकिन ये क्या होती है, स्लाइटली लेस देन होती है किससे, एयर से। इट इज टॉक्सिक टू एनिमल दैट यूज होमोग्लोबिन एज एन ऑक्सीजन कैरियर व्हेन अकाउंटेड इन द कंसंट्रेशन अबव 35 पार्ट्स पर मिलियन।
अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेगी, कैरियर के से एक्ट करेगी और हमारे जो ऑक्सीजन के अंदर इनहेल करके वो क्या करेगी, हीमोग्लोबिन को हमारे कम कर दे, तो उसके कारण हमारी क्या जाती है, डेथ हो जाती है। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग देखें तो हमारा क्या होता है, हेडेक होता है, नॉइजिया होता है, डिजीनेस सी होती है, ब्रीथनेस नहीं होती है, फिर हम क्या होता है ऑलमोस्ट चक्कर आके गिर जाते हैं और क्या होता है लेस ऑफ कॉन्शियस हो जाते हैं और ज्यादा देर तक इनहेल होगा तो ऑल ऑफ पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्या क्या सोर्सेज होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के, व्हीकल्स एम्बिशन के कारण, बायोमास बर्निंग के कारण, गैसेस अप्लायंसेस जो होती हैं, जितने भी पावर जनरेटर्स होते हैं, इंडस्ट्रीज के एमिशन होते हैं, जब भी फॉरेस्ट फायर्स होती है तो इनकम्प्लीट कंबशन के कारण हमारी क्या जनरेट होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो इट इज हाईली टॉक्सिक फॉर बोथ एनिमल एंड प्लांट। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। इट इज ऑल्सो कॉज आई एंड थ्रोट इरिटेशन एंड ब्रेथलेसनेस। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण किसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट की कम हो जाती है, एंड कॉज द क्लोरोसिस। इसके कारण क्या चीज होती है, क्लोरोसिस होती है। इट इज हाईली कोरोसिव एंड डैमेजिंग बिल्डिंग। ये क्लोरोसिस होने के कारण हमारी जो बिल्डिंग्स है वो क्या होती है, डैमेज होती है। सबसे फाइन एग्जांपल है ताजमहल। तो ताजमहल हमारा पहले व्हाइट था, अब वो येलोइश कलर का हो गया क्योंकि ड्यू टू रेनफॉल वहां पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाती है, क्लोरोसिस के कारण क्या होता है वो येलोइश टोन में आ जाता है। तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्साइड टू SO3 which react with water to give the remain suspended in air as a droplet और come down in the form of acid rain। तो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है और क्या बनाती है, कार्बन ये SO3 बनाती है। तो SO3 के कारण क्या होती है, जब वो एयर से इंटरेक्ट करती है ड्रॉपलेट की फॉर्म में अर्थ पर आती है तो किस फॉर्म में आती है, एसिड रेन की फॉर्म में आती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा क्या होता है, क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस फॉर्मेशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन oxide of nitrogen is a colorless, odorless gas. Nitrogen oxide is highly toxic for living tissue, cause leaf fall. It is a corrosive oxide and help in formation of smoke. तो smoke की help के लिए कौन सी ऑक्सीजन की नीड होती है, हमको नाइट्रोजन की होती है। और बिल्डिंग डैमेज के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों चीज याद रखिए। बिल्डिंग, अगर ताजमहल का क्वेश्चन आता है या फिर किसी बिल्डिंग का क्वेश्चन आता है कि कौन सी बिल्डिंग को डैमेज करती है, कौन सी गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड करती है। और जितने भी हमारी ट्रीज होते हैं, लीव्स फॉल होती हैं और जितना भी स्मॉग हमारा प्रोडक्शन होता है वो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण होता है। हैजार्डस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन के देखें तो इस सारी गैसेस के कारण, जितने भी हम गैसेस हमने पढ़ी तो कुछ ना कुछ सबका अपना इम्पैक्ट होता है। तो इन गैसेस के कारण हमारा जो पॉल्यूशन होता है तो सबसे हार्मफुल इफेक्ट हमारा होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट कॉज the trapping of infrared radiation by the carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, ozone, chlorofluorocarbon and water vapor as a global warming. It is a result of increased concentration of greenhouse gases. Greenhouse gases का increase के कारण हमारा क्या होता है, greenhouse effect होता है। It may result in melting of ice caps, glaciers, spreading of the several diseases like malaria, sleeping sickness, etc. तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी हमारी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज हैं। इन गैसेज के कारण जो इंफ्रारेड रेज है वो अर्थ पर आती है और जो हीट रेडिएशन होनी चाहिए अर्थ से एटमॉस्फेयर की तरफ वो हमारी क्या होती है, रुक जाती है। तो इस कारण से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम से समझ सकते हैं। जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या, जो सन से जितनी भी सोलर रेडिएशन आती है तो वो क्या करती है, दोबारा रीरेडिएट होती है हीट की फॉर्म में, वो अर्थ एटमॉस्फेयर से चली जाती है। अर्थ एटमॉस्फेयर उसको क्या करता है, दोबारा बाहर की तरफ रिवर्ट बैक कर देता है। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हुई है तो सन की तरफ, सन से जो हमारे को हीट रेडिएशंस मिलती है वो कुछ तो हमारी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, लेकिन जितनी जानी चाहिए उतनी नहीं जाती और कुछ गैसेस कुछ टेम्परेचर पे हमारी क्या रहती है, अर्थ एटमॉस्फेयर में रुक जाती है। तो वो पूरी रेडिएट नहीं हो पाती, पूरी बाहर नहीं निकल पाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसेस, इन गैसेस के कारण क्या होती है, वो बाहर स्केप आउट नहीं हो पाती और इस कारण से हमारा अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी वो गैसेस क्या होती है, वार्म्स होती हैं। अगर हम इसका देखें तो डिसएडवांटेजेस क्या है
कि हमारा जो जितना भी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है वो चेंज हो गया है, वाटर की कैपेसिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया, समर्स हमारे पहले जितने वार्म्स थे उससे ज्यादा वार्म्स होने लग गए, जितना भी हमारा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया, जितना भी वेदर का पैटर्न था, रेनफॉल का पैटर्न था वो पहले से चेंज हो गया। और ये सभी किसके कारण हुआ है? ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हुआ। और अप्रोक्सीमेटली इसका कितना टेम्परेचर राइज होता है? 2 to 3%। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का अगर क्वेश्चन आया था तो गैसेस पूछी जाती है, और कितना टेम्परेचर राइज होता है? 2 to 3% ये राइज हो सकता है टेम्परेचर। और ये डेटा उसमें भी कॉन्फ्रेंस में भी इसको सम्मिलित करा गया है कि कितना टेम्परेचर राइज होता है, 2 to 3% इसका ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हमारा टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। एसिड रेन की बात करें तो जितनी भी गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी गैसेज के कारण हमारे क्या होता है? एसिड रेन होती है, जो हमारी मटेरियल, जो हमारी बिल्डिंग्स को क्या करती है? डैमेज करती है। तो एसिड रेन हैज अ पीएच लेस देन 5, तो 5 से कम क्या होता है उसका? लेस देन होता है, पीएच लेस देन 7 जो होता है तो हमारे क्या होता है? एसिडिक फॉर्मेशन होती है। इट अकर टू द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। pH ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल इज 5.6, 5 से लेकर 6 तक, और 5.6 इसका मैक्सिमम वैल्यूज होती है। इट डैमेज द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ लाइमस्टोन और मार्बल और कोर्डियस मेटल्स, पाइप्स एंड पर्टिकुलर्स। जितने भी बिल्डिंग्स हमारी हैं उनको वो क्या करता है? डैमेज करता है। दीज आर मिन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट डिस्पर्स इन एयर, एग्जाम्पल डस्ट, मिस्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स। एसिड रेन क्या होती है? डस्ट पार्टिकल के कारण, मिस्ट के कारण, स्मोक के कारण, सब में मिक्स होकर हमारी क्या करती है? बिल्डिंग को क्या करती है? वो डैमेज करती है। अगर हम एसिड रेन की बात करें तो सबसे पहले वाटर का इवोपरेशन होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी, क्लाउड्स में मिलेगी, और सन के टेम्परेचर के कारण वो क्लाउड से मिक्स होकर हमारी क्या बनाएगी? सल्फ्रिक एसिड और HNO3 की फॉर्म में वो क्या करेगी? आएगी बरसात के रूप में, और वो क्या कहलाएगी? हमारी बिल्डिंग को क्या करेगी? डैमेज करेगी। अगर हम इसको देखें तो जब अर्थ से एयर ऊपर जाती है और वो इंटरेक्ट करती है क्लाउड से, तो हमारा नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड की फॉर्म कराती है। तो जब नाइट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड क्लाउड में मिक्स हो जाते हैं और जब रेन होती है तो किस फॉर्म में आते हैं? एसिडिक रेन की फॉर्म में आते हैं, गैशियस पार्टिकल की फॉर्म में आते हैं, एसिड स्नो की फॉर्म में आ सकते हैं, एसिड रेन की फॉर्म में आ सकते हैं। और वो क्या क्या उसमें आता है? नाइट्रिक एसिड होता है और सल्फ्रिक एसिड होता है। तो एसिड रेन किसके कारण होती है? मेन नाइट्रोजन और सल्फर के कारण क्या होती है? हमारी एसिड रेन होती है। इसके कारण कौन कौन सी डिजीज होती है? सिलिकोसिस होती है ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ द फ्री सिलिका, ब्लैक लंग डिजीज होती है फाउंड इन वर्कर्स ऑफ कोल माइंस, न्यूमोक्सिनस डिजीज होती है ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, व्हाइट लंग डिजीज होती है फाउंड इन टेक्सटाइल वर्कर, और बायोनोसिस डिजीज होती है ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ द कॉटन फाइबर डस्ट। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो वर्क करते हैं उनकी ये डिजीज है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई, तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें और इसको याद रखें। अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक क्या? इट इज अ टाइप ऑफ सीवियर एयर पॉल्यूशन। इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टिकल्स पॉल्यूशन एंड इज ऑफ द 2 टाइप्स। क्लासिकल स्मोक होता है और फोटोकेमिकल स्मोक होता है। तो क्लासिकल स्मोक की अगर हम बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन स्मोक। तो लंडन स्मोक के नाम पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लंडन स्मोक। तो लंडन स्मोक की कैटेगरी क्या होती है? क्लासिकल स्मोक होती है। इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, इट इज फॉर्म्ड इन द कूल ह्यूमिड क्लाइमेट व्हेन कार्बन शूट पार्टिकल और कंबाइन विद द गैसियस ऑक्साइड ऑफ सल्फर। सल्फर के साथ जब कार्बन के कंपाउंड कंबाइन होते हैं तब हमारा क्या बनता है? क्लासिकल स्मोक बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक, इट इज कॉल्ड लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस स्मोक किस नाम से जाना जाता है? फोटोकेमिकल स्मोक के नाम से जाना जाता है। इट अकर इन वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। तो वार्म और सनी क्लाइमेट जहाँ होता है वो फोटोकेमिकल होता है, जहाँ ह्यूमिड होती है वहाँ क्लासिकल होता है। बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। जो हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं उसके कारण हमारा क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जितना भी डिटेल होता है गैसेस से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको पूरे कंसंट्रेटेड पार्ट में मैंने इस वीडियो में लाई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पढ़ें और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके, कहाँ बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट होंगे। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।